जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और गुड हेल्थ के अंदर होंगे। लास्ट टॉपिक में हमने 7.2 की थ्योरी और एग्जांपल को डिस्कस किया था। इस टॉपिक में हम 7.2 को कंप्लीट करेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा फरमा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो हमने दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हमने इसकी स्लोप फाइंड करनी है और इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग। इंक्लिनेशन मतलब हमने अल्फ़ा जो एंगल है वो भी मालूम करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ और स्टार्ट करते हैं। इन तीनों पार्ट्स के अंदर हमने इनकी स्लोप फाइंड करनी है और इंक्लिनेशन मालूम करना है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इसके अंदर हमने स्लोप देखनी है और हमने क्या देखना है, इंक्लिनेशन देखना है। INCLINATION, इंक्लिनेशन। इनको देख लेते हैं कि हमारे पास दोबारा ये चीज़ें क्या होती हैं। अगर हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है x2 y2, अगर हम इनकी स्लोप की बात करें तो वो हमारे पास कैसे होता था, हम क्या करते थे, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये हमारे पास फार्मूला होता था स्लोप फाइंड करने का। ठीक है, इंक्लिनेशन कैसे होता है हमारे पास, उसको भी हम देखते हैं। तो पार्ट नंबर 1 के अंदर हमें जो पहला पार्ट दिया है उसके अंदर हमें -2,4 और 5,11 ये दो पॉइंट दिए हैं। तो हमने इनकी स्लोप फाइंड करनी है। स्लोप को हम ज़ाहिर किससे करते हैं, m से ज़ाहिर करते हैं। तो ये हमारा x1 y1, ये x2 y2। तो स्लोप को हम m से ज़ाहिर करेंगे। ये क्या करेंगे, y2 माइनस y2 की वैल्यू है 11, यहाँ पे माइनस लगाएंगे और ये y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 11 माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ठीक है, प्लस लगा के। उसके बाद नीचे x2 माइनस x1 करेंगे तो 5 ये माइनस आ जाएगी और इंटू x1 ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे, ये आ जाएगा 11 माइनस 4, ये आ जाएगा 5, ये माइनस अंदर जाएगी तो इसको प्लस में कन्वर्ट कर देगी। 11 में से -4 जाएंगे, बाकी हमारे पास 7 रह जाएंगे, नीचे भी 7 रह जाएंगे, तो ये से काट जाएगा। और m जिसे हम स्लोप कह रहे हैं, m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये स्लोप हमारे पास 1 आ गई पहले पार्ट के लिए। ये हमारे पास पहला पार्ट आ गया, ये स्लोप आई है हमारे पास। अब हमने क्या मालूम करना है, इंक्लिनेशन मालूम करना है। इंक्लिनेशन में हमने कैसे मालूम करना है, बेसिकली इंक्लिनेशन क्या होता है, वो हमारे पास होता है, हमारे पास जो स्लोप होती है वो होती है m इज़ इक्वल टू 10 अल्फ़ा। ठीक है, स्लोप इसकी इक्वल भी होती है, ये आपने याद रखना है। स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, और इसको हम m के इक्वल भी लिख सकते हैं। इंक्लिनेशन क्या होता है, इंक्लिनेशन हमारे पास एक एंगल होता है जो बेसिकली क्या बनता है, कोई भी हमारे पास जो लाइन है, फॉर एग्जांपल ऐसे कोई लाइन हमने ली है, ये वाली जो लाइन है ये इंक्लिनेशन एंगल अल्फ़ा बनाएगी इस पॉजिटिव x एक्सिस के साथ। ठीक है, तो जो भी ये लाइन है, फॉर एग्जांपल ये लाइन L है, ठीक है, ये x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी उसे हम अल्फ़ा कहते हैं। और हमारे पास अगर हम दो पॉइंट दिए हो तो उनका इंक्लिनेशन या उनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो हम कैसे निकालेंगे, स्लोप की क्या वैल्यू आई है 1, इस 1 को उठाएं और यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ पे आ जाएगा 10 अल्फ़ा। हमने अल्फ़ा मालूम करना है, ना कि 10 अल्फ़ा मालूम करना है। तो 10 इधर आके टेंजेंट इन्वर्स हो जाएगा, ये आ जाएगा टेंजेंट इन्वर्स 1 इज़ इक्वल टू अल्फ़ा। तो जब आप टेंजेंट इन्वर्स 1 लेंगे तो वो हमारे पास 45 डिग्री आएगा, तो ये हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगा। तो अल्फ़ा हमारे पास क्या बन जाएगा, 45 डिग्री बन जाएगा, और इसे क्या कहते हैं, इंक्लिनेशन कहते हैं। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट को ड्रा करना चाहें कि इसकी ज्योमेट्रिकली फिगर कैसे बन रही है तो उसको भी हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसको बना लेते हैं, पहला पॉइंट बनाते हैं, x की वैल्यू -2 है, y की 4 है, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, ये 0 0 होता है। 0 से इस साइड पे x नेगेटिव होता है और 0 से इस साइड पे x हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, x हमारे पास 11 तक जा रहा है तो 11 तक लिख लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 और यहाँ पे कोई 11 हम लिख लेते हैं। y की वैल्यू सॉरी, ये हमारे पास y की वैल्यू ये नहीं थी, ये x की वैल्यू थी, हमने 11 तक x लिख लिया, तो कोई बात नहीं। पहले आप अंडरस्टैंड कर लें कि हमने x को कहाँ से कहाँ तक लेके जाना। यहाँ पे x -2 है, यहाँ पे 5 है, तो इसका मतलब x -2 यहाँ पे आ जाएगा और 5 यहाँ तक, ये x एक्सिस पूरा हो गया। अब हम y एक्सिस को देखते हैं, y क्या है, 4 ऊपर है, ठीक है, पॉजिटिव 4 और 11 तक हमने जाना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह यहाँ पे 9, यहाँ पे 10 और यहाँ पे कोई 11 आ रहा होगा। ठीक है, तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो -2,4 है, x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 4 है, तो ये लाइन आ जाएगी, ये पॉइंट बनेगा हमारे पास। ठीक है, पहला पॉइंट जो बनेगा ये बनेगा -2,4। ठीक है, ये पहले सवाल को हम डिटेल से कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सके कि हम कर क्या रहे हैं। पहला पॉइंट हमने बनाया -2,4, तो ये -2,4 आ गया। अब हमने बनाना है 5,11, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 11 है। ये x की वैल्यू 5 यहाँ पे है और y की वैल्यू 11 ना, जो यहाँ पे, अगर हम इसको ऐसे ऊपर लेके जाएंगे
और इधर से y को लेके आएंगे तो ये कोई पॉइंट हमारे पास बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट बना है, अगर ऐसे इसको बना लें, ठीक है, ऐसे और ऐसे। x की वैल्यू यहाँ पे 5 है और y की वैल्यू क्या है 11 है, ठीक है। तो इधर जाएंगे तो ये हमारे पास 5,11 हमारे पास एक पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दें, ठीक है। तो ये वो लाइन है जो पॉइंट -2,4 से निकल रही है और 5,11 से भी निकल रही है। इन दोनों पॉइंट्स की स्लोप हमारे पास क्या आई है 1 आई है, ये खड़ी हुई, ठीक है। ये हमारे पास 1 स्लोप इसकी आई है और इसका जो इंक्लिनेशन, ये जो एंगल बन रहा है अल्फ़ा, वो हमारे पास कितना बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास दिए हुए 2 पॉइंट्स, ये दिया हुआ है 3,-2 और दिया हुआ है 2,7, ठीक है। तो हम इन दोनों पॉइंट्स को भी बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें। x की वैल्यू 3 है और 2 है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। x की वैल्यू नेगेटिव नहीं, इसलिए हम इधर नहीं लिख रहे। y की वैल्यू नेगेटिव भी, y की वैल्यू नेगेटिव है और पॉजिटिव है, तो नेगेटिव नीचे y आता है -1 -2 और पॉजिटिव 7 करेंगे तो 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7 आ जाएगा। इस तरफ ऊपर y पॉजिटिव होता है, नीचे y नेगेटिव होता है। इस तरफ x पॉजिटिव होता है, इधर x नेगेटिव होता है। पहला पॉइंट है हमारे पास 3,-2, तो 3,-2 बना लेते तो ये पॉइंट 3 आ जाएगा और ये -2 है, इसको यहाँ पे ये -2 आ रहेगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हमारे पास बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 3,-2, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास 3,-2 बन गया। उसके बाद है 2,7, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे ये 2 है और x की y की वैल्यू 7 है, तो ये पॉइंट हमारे पास बनेगा। इसको ऊपर ले जाएं कहाँ तक, जहाँ तक y 7 आ जाएगा, ये वाला, ये बनेगा 2,7। तो अब हमने इन दोनों पॉइंट से एक लाइन पास करवानी, वो ये बनेगी इस पॉइंट में से और इस पॉइंट में से। तो ये जो लाइन है पास कर रही होगी, ये हमारे पास ये एक लाइन है इस पॉइंट में से और इस पॉइंट से गुजरी है। हमने इसकी स्लोप फाइंड करनी, तो स्लोप का फार्मूला क्या होता था, y2 - y1 ओवर x2 - x1। ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 y2। तो ये हमारे पास आ जाएगा y2 - y1 करेंगे तो 7, ये फार्मूला उसको प्लस कर देगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और 2 - 3 कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7 + 2 करेंगे तो 9 आ जाएगा और नीचे -1 आ जाएगा। तो स्लोप को हम m से ज़ाहिर करते हैं, इसको m लिख लेते हैं और यहाँ से m = हमारे पास क्या आ जाएगा -9 आ जाएगा। अब इंक्लिनेशन हमारे पास क्या होता है, उसके लिए हमें पता होता है कि जो m है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, tan अल्फ़ा के इक्वल होता है, ठीक है। इंक्लिनेशन अब हम मालूम कर रहे हैं, ठीक है। ये स्लोप आ गई, स्लीप है, अब यह इंक्लिनेशन मालूम कर रहे हैं, ठीक है। तो m की जगह पे m की वैल्यू पुट कर देते हैं -9। tan अल्फ़ा हमारे पास दिया हो तो हमने सिर्फ अल्फ़ा निकालना, टेंजेंट इधर आके इन्वर्स आ जाएगा, तो ये टेंजेंट इन्वर्स -9 आ जाएगा और ये अल्फ़ा आ जाएगा। तो जब आप टेंजेंट इन्वर्स जो लेंगे 9 का, वो हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट इन्वर्स जी। तो ये हमारे पास जब आप टेंजेंट इन्वर्स इंटू -9 करेंगे, वो हमारे पास आंसर इसका आएगा -83.66 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आएगा, ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें, अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास ऐसे करेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, लेकिन हमारी लाइन जो है ऐसे बिल्कुल सीधी नहीं है, इधर से थोड़ा सा आगे जा रही है। तो इसका मतलब ये एंगल जो है ये 90 डिग्री से बड़ा है, जो एंगल है हमारे पास वो क्या आएगा 90 डिग्री से बड़ा है। लेकिन यहाँ पे तो -83.66 हमारे पास आंसर आ रहा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल आपने ये याद रखना है कि इधर से लेकर इतना एंगल हमारे पास कितना होता है 180 होता है। तो अब आपने क्या करना है 180 में से ये वाला जो एंगल है वो आपने माइनस कर देना, तो हमारे पास एक्चुअल एंगल जो अल्फ़ा का है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे नाउ, यहाँ पे आप लिखेंगे नाउ अल्फ़ा = 180। ये पूरे एंगल में से ये जो हमारे पास एंगल है इसको आप माइनस कर दें -83, और अगर आप इसको इशारिया से डिग्री में लेके जाएंगे तो वो आ जाएगा 83 डिग्री और 39 मिनट बनेंगे। और इसको जब आप अल्फ़ा को की वैल्यू निकालेंगे 180 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 96 डिग्री और 20 मिनट ये हमारे पास बन जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर बनेगा, ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बनेगी। देखिए ना, ये लाइन हमारे पास ऐसे तिरछी है, अगर ये ऐसे होती सीधी तो फिर ये 90 की थी। अब लाइन हमारे पास ऐसे आ रही है, इसका मतलब एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे तो -83.66 डिग्री हमारे पास आंसर आ रहा। तो फिर हमने क्या करना है, पूरा जो एंगल बन रहा था उसमें से इसको रिमूव कर देना, माइनस कर देना, तो बाकी हमारे पास ये जो एंगल है अल्फ़ा का इंक्लिनेशन हमारे पास वो ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास है 4,6 और उसके साथ है हमारे पास 4,8। इसकी स्लोप जब हम फाइंड करेंगे तो y2 - y1 और नीचे हम करेंगे x2 - x1, तो ये 4 - 4 आ जाएगा
और इसका आंसर आ जाएगा 2/0 और इसकी स्लोप हमारे पास क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। अब यहाँ पे एक आप ने बात मज़े की याद रखनी है कि अगर हमारे पास किसी लाइन की स्लोप इन्फिनिटी आ जाती तो आपने ये याद रखना है कि ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। मतलब इनका एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। इसकी स्लोप हमारे पास 90 आ गई। अगर इसी तरह दो लाइन हो, ठीक है, और उन दोनों की स्लोप हमारे पास दी हो, अगर वो दोनों स्लोप्स इक्वल हैं तो वो लाइनें पैरेलल होंगी, और अगर वो मल्टीप्लाई करके -1 आंसर दे दें तो वो परपेंडिकुलर होंगी। लेकिन अगर हमारे पास स्लोप जो है इन्फिनिटी आ गई तो इसका मतलब ये होगा कि ये कोई ऐसी लाइन है, बिल्कुल ऐसे वर्टिकली लाइन है जो वाई एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ से अगर आप इंक्लिनेशन अब निकालेंगे तो हमें पता है कि m = टेंजेंट अल्फा होता है, और टेंजेंट अल्फा जब आप करेंगे m की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे, ठीक है, टेन इनवर्स इधर आ जाएगा, टेन इधर था, इधर आके टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा और ये अल्फा आ जाएगा। और जब आप अल्फा टेंजेंट इनवर्स 1/0 करेंगे तो वो हमारे पास जो ये टेंजेंट इनवर्स अल्फा टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी हमारे पास किसके ऊपर होता है, 90 डिग्री के ऊपर होता है। ये आपने याद रखना है। और ये आपने टेन के टेबल में भी देखा होगा कि टेन की वैल्यू 90 डिग्री पे हमारे पास क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, ठीक है। उधर से भी आप वेरीफाई कर सकते थे जी। नेक्स्ट है हमारे पास बाय मीन्स ऑफ स्लोप शो द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। आपने स्लोप का जो मेथड है उसको यूज़ करते हुए बताना है कि ये तीनों पॉइंट जो हैं वो एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, A B C ये तीनों एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। इसको देखते हैं जी। अगर हमने ये साबित करना है कि ये जो तीनों पॉइंट हैं, फॉर एग्जांपल ये ऐसे कोई लाइन जा रही है, यहाँ पे पॉइंट A है, यहाँ पे पॉइंट B है और यहाँ पे पॉइंट C है, और ये एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आप A B की स्लोप मालूम कर लें और B C की स्लोप मालूम कर लें तो वो दोनों स्लोप्स आपस में क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। नाउ तो हमने स्लोप वाला तरीका लगाना है, तो पहले इन दोनों की स्लोप मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं स्लोप ऑफ AB, कैपिटल AB। तो AB की जो हम स्लोप मालूम करते हैं उसको हम M1 का नाम दे देते हैं। ये आएगा x1 y1, ये x2 y2। तो y2 - y1 करेंगे तो +3 हो जाएगा, x2 - x1 करेंगे तो ये माइनस फार्मूले वाली उसको प्लस कर देगी, तो ये आ जाएगा a2/2, ये से कटेगा तो 4 आ जाएगा। तो M1 जो है वो हमारे पास 4 आ गई। A से B की स्लोप हमारे पास क्या आई है, 4 आई है। अब हम B से C चेक करते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं स्लोप ऑफ BC। तो स्लोप ऑफ BC को हम M2 का नाम दे देते हैं। ये x1 y1 अब बन जाएगा, ये x2 y2 बन जाएगा। तो y2 - y1 सेम फार्मूला, ठीक है, y2 - y1 और नीचे क्या करेंगे, x2 - x1। तो 9 में से 5 जाएंगे तो बाकी 4 रह जाएंगे, 2 में से 1 जाएंगे तो 4 रह जाएगा, 1 रह जाएगा सॉरी। तो M2 = 4। सो M1 = M2। हमने ये देखा कि M1 भी 4 है, M2 भी 4 है, ठीक है। स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ BC दोनों बराबर हैं। सो पॉइंट A, B एंड C लाइज ऑन सेम लाइन। ये एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, लाइज ऑन सेम लाइन, ठीक है। तो अगर 3 पॉइंट एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो आप पहले दोनों की स्लोप ले लें और अगले दोनों की स्लोप ले लें तो वो हमेशा सेम आएगी। अगर स्लोप सेम ना आती तो ये पॉइंट जो फिर थे एक लाइन के ऊपर लाई नहीं करते थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2। P हमें दिया हुआ है, P = 4 - 5 और Q पॉइंट दिया हुआ है 7,5 और R पॉइंट जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10,15। तो पहले हम स्लोप ऑफ PQ मालूम कर लेते हैं, उसको हम M1 का नाम दे देते हैं। y2 - y1 करेंगे तो +5 आ जाएगा, नीचे करेंगे y2 x2 - x1 तो ये आ जाएगा 10 और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास पहली स्लोप आ जाएगी 10/3। अब हम लेते हैं स्लोप ऑफ QR, ये Q आ जाएगा और ये R आ जाएगा, इसको M2 का नाम दे देते हैं। ये x1 y1 बन जाएगा, ये x2 y2 बन जाएगा। तो 15 - 5 कर देंगे और इसी तरह 10 - 7 कर देंगे, ये ऊपर 10 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम वही तरीका हम लगाएंगे कि सो M1 = M2। सो नीचे लिख देंगे P, Q एंड R लाइज ऑन द सेम लाइन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3। हमें पॉइंट दिए हुए हैं, L दिया हुआ है -4,6, M दिया हुआ है 3,8 और N दिया हुआ है 10,10। तो हमने ये साबित करना है कि L, M और N जो है एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम स्लोप ऑफ LM मालूम कर लेते हैं, उसको M1 का नाम देते हैं। y2 - y1 और नीचे करेंगे x2 - x1 करेंगे तो +4 हो जाएगा। 8 में से 6 गए, बाकी 2, 4 में से 3 जमा करेंगे तो 2/7 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह नीचे हम लेंगे स्लोप ऑफ, पहले इन दोनों की स्लोप लिया, अब इन दोनों की स्लोप ले लेते हैं। स्लोप ऑफ
m और n मालूम करते हैं। ये x1 y1, ये x2 y2, तो y2 माइनस y1 और नीचे करेंगे x2 माइनस x1, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। 10 में से 3 जाएंगे तो ये हमारे पास 7 आ जाएगा। सो हमारे पास हमने इसको स्लोप m2 का नाम दे लेते हैं, ठीक है। सो m1 इज इक्वल टू m2, दोनों स्लोप्स आपस में इक्वल हैं। सो नीचे लिख दें l, m एंड n लाइज ऑन द सेम लाइन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है x इज इक्वल टू, क्वेश्चन 2 पार्ट नंबर 4, x इज इक्वल टू a,2 भी दिया हुआ है और y हमें दिया हुआ है जनाब c a+b दिया हुआ है और z हमें दिया हुआ है 2c माइनस a,2 है। ये हमारे पास पॉइंट दिए हुए, तो हमने इनको बताना है कि एक लाइन के ऊपर लाई कर। तो अगर ये एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो स्लोप ऑफ एक्स वाई ले लें, ये आएगा x1 y1, ये x2 y2, तो y2 क्या है a+b और x1 क्या है, सॉरी y2 माइनस y1, तो ये माइनस y1 आ गया। इसी तरह नीचे करेंगे x2 माइनस x1 इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये एक a है, एक b है, ये -2b है, तो एक पॉजिटिव b है, दो माइनस के b हैं, तो ये माइनस का एक b रह जाएगा और नीचे c माइनस a रह जाएगा। ये हमारे पास स्लोप आ जाएगी x और y की, इसको नाम दे देते हैं m1 का। इसी तरह नीचे हम नाम लेते हैं स्लोप ऑफ y एंड z, इनकी स्लोप लेते हैं, ये x1 y1, ये x2 y2, तो y2 माइनस y1 करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर अब आप लिखिएगा, नीचे हम करेंगे x2 माइनस x1, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो 2a माइनस a माइनस भी आ जाएगी, माइनस अंदर चले जाएगी, 2c में से एक c जब हमारे पास x2 माइनस x1, x2 सॉरी यहाँ पे हमारे पास थोड़ी मिस्टेक हो गई, हमारे पास रकम हमने गलत लिखी है, तो दोबारा करते हैं। ये हमारे पास x1 y1 और ये x2 y2, तो यहाँ पे हमारे पास जो है y2 की वैल्यू है 2a माइनस y1 की वैल्यू है a+b और नीचे हमारे पास है ये पूरा x2 है, ठीक है। x2 माइनस x1 करेंगे तो 2c माइनस a और माइनस c करेंगे, अब ठीक होगा, ये आ जाएगा 2a माइनस a माइनस b और नीचे करेंगे ये 2c है और एक माइनस का c है, तो 2c में से एक c निकालेंगे तो बाकी c रह जाएगा और ये माइनस a एज इट इज़ आ जाएगा। ये पॉजिटिव 2a थे, ये माइनस a है, तो इसमें से 2a में से एक माइनस का a जाएगा तो बाकी a रह जाएगा, तो ये a माइनस b ओवर c माइनस a, तो इसको हम स्लोप नंबर m2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये इन दोनों की स्लोप हमारे पास आई है a माइनस b ओवर c माइनस a और इन दोनों की y और z की स्लोप आई है a माइनस b ओवर c माइनस a। सो m1 इज इक्वल टू m2, सो x y एंड z लाइज ऑन सेम लाइन, तो ये हमारे पास तीनों पॉइंट जो है वो एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी स्लोप्स आपस में इक्वल है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Find k so that joining A, B and the joining line C -4,5 and B, R। हमने ये बताना है k की वैल्यू हमने मालूम करनी है अगर हम A B को मिलाएं और C D को मिलाएं, कब, जब इन दोनों को मिलाएं और इन दोनों को मिलाएं अगर वो पैरेलल हैं, और अगर इन दोनों को मिलाएं और इन दोनों को मिलाएं और अगर वो परपेंडिकुलर है, तो दोनों के लिए हमने k की वैल्यू मालूम करनी। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें, हमें स्लोप से भी हम इनको अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर हमारे पास एक ये पॉइंट दिया हुआ है, दूसरा ये पॉइंट दिया हुआ है और हमने k की वैल्यू मालूम करनी है, अगर ये पैरेलल है तब भी मालूम करनी है और अगर ये परपेंडिकुलर है तो तब भी मालूम करनी है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों की स्लोप मालूम कर लेते हैं और इन दोनों की स्लोप मालूम कर लेते हैं, और अगर इन दोनों की स्लोप्स आपस में, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इसका मतलब इसकी स्लोप और इसकी स्लोप आपस में इक्वल होगी, ठीक है, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसकी स्लोप और इसकी स्लोप को मल्टीप्लाई करा के -1 के इक्वल पुट करेंगे। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास हमें ये बात समझना ज़रूरी है कि अगर हमारे पास दो स्लोप्स दी हुई हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, हमने ये बात समझनी है कि अगर एक स्लोप है m1 और दूसरी है m2, अगर m1 और m2 दोनों आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब ये वाली जिनकी स्लोप्स आ रही हैं वो दोनों पॉइंट्स, मतलब ये पॉइंट्स या ये दोनों लाइनें जो हैं हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, पैरेलल हैं, ठीक है, क्या है, पैरेलल। और अगर m1 और m2 दोनों को मल्टीप्लाई कराएं और उसका आंसर -1 के इक्वल आए तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट्स से जो स्लोप बन रही है या इन दोनों पॉइंट्स से जो स्लोप बन रही है वो आपस में पॉइंट्स की क्या, जो लाइनें बन रही हैं वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमने अब k मालूम करना है, ठीक है, और हमें पॉइंट दिए हुए हैं। पॉइंट कौन कौन सा दिया हुआ था हमारे पास, पहला पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है
ए दिया हुआ है हमारे पास 7,3 और बी दिया हुआ है k-6 और इसी तरह हमारे पास सी दिया हुआ है -4,5 और डी दिया हुआ है -6,4। तो पहले हम इन दोनों की स्लोप मालूम कर लेते हैं, फिर इन दोनों की स्लोप मालूम करते हैं। तो इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। स्लोप कैसे मालूम करते थे, y2 - y1 और नीचे x2 - x1 तो k-7। ठीक है, एक ये स्लोप आ गई। अब दूसरी स्लोप इससे मालूम कर लेते हैं, इसको m2 का नाम दे देते हैं। तो इसी तरह ये x1 y1 बन जाएगा, ये x2 y2 बन जाएगा। तो 4 - 5 और नीचे करेंगे -6, माइनस फॉर्मूले के साथ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये ऊपर -1 आ जाएगा और नीचे हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा। तो ये इससे काट जाएगा और m2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। और m1 की वैल्यू हमारे पास आई है, इसको सॉल्व करेंगे तो -9/k-7। अब सबसे पहले हम बात करते हैं पहला केस जो उसने बताया कि अगर पैरेलल होंगी तो k की वैल्यू क्या आएगी। तो पहला केस लिखते हैं पैरेलल। अगर पैरेलल है तो इसका मतलब स्लोप m1 और m2 दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। सो m1 इज इक्वल टू m2। तो यहाँ पे हम लिखते हैं m1 की वैल्यू क्या थी, -9 और नीचे तो क्या था k-7 इज इक्वल टू 1/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -18 बन जाएंगे और ये इधर जाएगा तो k-7 रह जाएगा। तो k को इधर रहने दें, -7 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा तो -18 और प्लस के 7 आ जाएंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो -11 आ जाएंगे। तो अगर हमारे पास ये स्लोप्स आपस में पैरेलल हैं या ये जो पॉइंट्स हैं इनसे जो बन रही है लाइन वगैरह वो आपस में पैरेलल हैं तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -11। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास इन दोनों पॉइंट से जो स्लोप बनी है वो और इन दोनों पॉइंट से जो स्लोप बनी है वो आपस में परपेंडिकुलर है, या वो जो लाइनें बन रही हैं इससे जो लाइन बनेगी जो इससे लाइन बनेगी वो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है अगर हैं तो फिर वो किस तरह का आंसर हमें देते हैं k की वैल्यू। तो अगर वो परपेंडिकुलर है तो फिर उसके लिए हमें पता है। नाउ पार्ट नंबर 2 परपेंडिकुलर के लिए, अगर वो परपेंडिकुलर है, एक m1 है और दूसरी m2 है, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब m1 इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें m2 को और उसको -1 के इक्वल लिखें। तो m1 की वैल्यू आपने मालूम की हुई है वो है -9/k-7 और m2 की क्या वैल्यू है, 1/2 इज इक्वल टू -1। ये फॉर्मूला है कि अगर स्लोप्स परपेंडिकुलर हों m1 और m2 को हम -1 के इक्वल लिखते हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा -9 और नीचे क्या आ जाएगा 2k माइनस ये से मल्टीप्लाई होगा तो 14 इज इक्वल टू 1। ये इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2k -14 आ जाएगा और -9 आ जाएगा। ये 14 इधर नेगेटिव का इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा तो 14 - 9 इज इक्वल टू 2k। तो 14 में से 14 ये माइनस का और सॉरी यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस लगाएं, यहाँ पे भी माइनस लगाएं और यहाँ पे भी माइनस लगाएं। तो ये माइनस जब इधर जाएगी तो ये माइनस का हो जाएगा और ये हमारे पास पॉजिटिव का हो जाएगा और ये जब दोबारा इधर आएगा तो ये माइनस का 14 हो जाएगा। तो माइनस के 14 और माइनस के 19 हमारे पास क्या बन जाएंगे, 23 बन जाएंगे। और इसके साथ माइनस आ रही है, हमें k की वैल्यू चाहिए ना कि 2k की चाहिए। ठीक है, इसके साथ भी माइनस आ रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 23/2k की वैल्यू आ जाएगी। तो यही हमने मालूम करना था कि हमें 2 पेड़ दिए हुए थे पॉइंट्स के और ये कहा हुआ था कि आप k की वैल्यू मालूम करें अगर वो क्या है पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो k की वैल्यू हमारे पास -11 आएगी और अगर वो पेड़ जो हैं दिए हुए हमें अगर वो परपेंडिकुलर है तो फिर हमारे पास k की वैल्यू क्या आएगी, 23/2 आएगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे आपने गौर किया होगा 7.2 के अंदर अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं वहाँ पे हम स्लोप लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक स्लोप्स के रिलेटेड थे तो इसलिए हम स्लोप वाला मेथड जो है उसको यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास यूज स्लोप हो शो दैट द ट्राइंगल विद वर्सेस ए बी एंड सी आर राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसके हमें वर्सेस दिए हैं और हमने ये साबित करना है कि वो जो ट्राइंगल है वो राइट ट्राइंगल है। ठीक है, शो दैट राइट ट्राइंगल, अगर वो राइट ट्राइंगल है तो इसका मतलब उसके अंदर एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। और अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो उसका मतलब उसकी कोई सी 2 साइडें ऐसी ज़रूर हैं जो आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। और अगर 2 साइडें आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं तो इसका मतलब अगर हम इस साइड की और इस साइड की दोनों की अगर हम स्लोप लें उनको मल्टीप्लाई कराएं और वो -1 के इक्वल आंसर देगी, क्योंकि दोनों के अगर अंदर 90 डिग्री का एंगल है और वो दोनों परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों की स्लोप -1 के इक्वल आंसर देंगे। हम फिक्स से समझते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक है,
तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को प्रूव करते हैं। 3 साइडें दी हुई और हमने ये साबित करना है, 3 पॉइंट दिए हुए, हमने ये साबित करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो हमारे पास किसके हैं, ट्राइंगल के हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है जी, पॉइंट हमारे पास दिए हुए हैं, a इज़ इक्वल टू 6,1 दिया हुआ है, b हमारे पास दिया हुआ है 2,7 और c दिया हुआ है हमारे पास -6 -7। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये साबित कर लेते हैं कि हमारे पास ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से बन रही है। ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं a, यहाँ पे b ले लेते हैं और यहाँ पे c ले लेते हैं। ठीक है, अगर ये हमारे पास ये पॉइंट बन रहे हैं तो अगर आप यहाँ पे इसको और इसको अगर आप देखें तो ये आपस में क्या है, 90 डिग्री का है ना, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और अगर इसके अंदर 90 डिग्री का एंगल है तो इसका मतलब जब हम इस लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करते हुए स्लोप मालूम करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को मालूम करते हुए स्लोप मालूम करेंगे। इसकी स्लोप फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास m1 आती है, इसकी स्लोप m2 आती है, तो अगर दो स्लोप आपस में परपेंडिकुलर हों तो m1 और m2 दोनों का आंसर किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल आएगा। और अगर हम इन दोनों तीनों पॉइंट्स को यूज़ करते हुए ये कंडीशन शो करवा दें तो इसका मतलब ये पॉइंट्स हैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हम ए बी की स्लोप मालूम करते हैं, स्लोप ऑफ ए बी हम मालूम करते हैं और उसको m1 का नाम दे देते हैं। ये x1 y1 बन जाएगा, ये x2 y2 बन जाएगा। तो y2 - y1 और x2 - x1 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6/-4। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 और 2 2 4, तो -3/2 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह अब हम स्लोप किसकी लेते हैं, स्लोप ऑफ बी सी ले लेते हैं। तो बी सी की लेंगे, ये x1 y1 बन जाएगा, ये x2 y2 बन जाएगा। तो y2 - y1 करेंगे तो -7 आ जाएगा और इसी तरह x2 - x1 करें तो ये हमारे पास आ जाएगा -14 और -8 आ जाएगा। ये दोबारा फिर हमारे पास 7 आ जाएगा, 14 और ये हमारे पास आ जाएगा -8। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 2 पे काट रहे हैं, 2 4s आ रहे, 2 7s और 14 हो जाएगा। ठीक है हमारे पास। तो यहाँ पे एक सेकंड इसको देख लेते हैं, पॉइंट का तो नहीं कोई मसला। पहला पॉइंट है 6,1 2,7 और -6 -7, तो ये हमारे पास से 4/7 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास जो है जी, तो ये हमारे पास 7/4 आ गया। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें इसको, अगर हम m2 का नाम दे लें, m1 और m2 अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर -1 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि हमें तीसरी स्लोप भी एक बार मालूम करनी चाहिए। हो सकता है कि हमारे पास ये जो पॉइंट है ये इधर आ जाए या इधर आ जाए, तो हम तीसरी स्लोप भी फाइंड आउट करते हैं, m3 भी मालूम कर लेते हैं। तो m3 जब आप मालूम करेंगे, स्लोप ऑफ ए सी मालूम करते हैं, उसको m3 का नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास x1 y1 बन जाएगा, ये x2 y2 बन जाएगा। ठीक है, ए और सी को यूज़ करना है, तो y2 - y1 और नीचे करेंगे x2 - x1, तो -6 -6 आ जाएगा, तो ये -8 और -12 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 2s are 8 4 3s are 12, तो ये 2/3 आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो अगर हम स्लोप m1 और m3 इन दोनों स्लोप्स को यूज़ करते हुए मल्टीप्लाई कराएं तो ये -1 बन रहा है। इसका मतलब भला क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो आपने ट्रायंगल हमने बनाई है इसमें अंदर हमें थोड़ी सी अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है कि ये जो b पॉइंट है उसको आप इधर ले लें, ये जो a पॉइंट है इसको इधर लें और यहाँ पे सी लें। तो फिर अब ये आप मालूम करें, स्लोप ऑफ ए बी मालूम करेंगे वो -3/2 बनेगी, और स्लोप ऑफ बी सी ये मालूम करेंगे तो वो 7/4 बनेगी, और स्लोप ऑफ ए सी जब आप मालूम करेंगे तो वो 2/3 बनेगी। और इससे ये साबित हो रहा है कि जो स्लोप ये वाली ना एम ए और बी की स्लोप, सॉरी यहाँ पे हमारे पास जो स्लोप ऑफ ए बी है ये वाली, ये ए और बी की स्लोप और उसके साथ जो ए और सी की स्लोप है, ए और सी की स्लोप है, ये दोनों स्लोप्स जो हैं ये आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, हमारा जो पॉइंट ये वाला था इसने यहाँ पे आना है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, हमारे पास इन दोनों से मल्टीप्लाई करके -1 क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे पास जो 90 डिग्री का एंगल है वो इस ए के ऊपर बन रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने ए को इधर बनाया हुआ, तो इस ए का एंगल हम इधर लेके जाएंगे, ये आपने याद रखनी है बात। ठीक है, तो ए को हम यहाँ पे लेके आएंगे, तो अब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ जो सी ए इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए बी की स्लोप क्या है m1 है, और स्लोप ऑफ ए सी की क्या है, इसको हमने m3 का नाम दिया, तो इसका आंसर -1 के इक्वल आना चाहिए। तो m1 का आंसर क्या था, -3/2, और m3 का क्या आंसर है 2/3।
इज इक्वल टू -1। 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, इधर 1 आ जाएगा, इधर 1, यहाँ पे 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, नीचे भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो इधर हमारे पास क्या रह जाएगा -1 और ये -1 के इक्वल आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास 3 पॉइंट दिए हुए थे और हमने ये साबित करना था कि ये जो पॉइंट है ये राइट एंगल ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो हमने पहले ये ट्राइंगल बनाई, तो हमने ये दोनों स्लोप फाइंड की, लेकिन उससे हमारा काम नहीं बना, तो फिर हमने M3 भी मालूम किया। तो उससे हमें ये पता चला कि जो आपने सेंट्रल पॉइंट लिया है, जो सेंट्रल एंगल 90 डिग्री का बनना है हमारे पास, वो ए के ऊपर बन रहा है, तो ए को हमें सेंटर में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर हमने M1 M2 और M3 मालूम की। तो जो ए बी की स्लोप और सी ए की स्लोप थी, ये आपस में मल्टीप्लाई होकर -1 का आंसर दे रही है, और ये साबित करता है कि ये जो ट्राइंगल है हमारे पास, ये 90 डिग्री का इसके अंदर एंगल है और इसकी दो स्लोप्स आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दिया हुआ है 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन, 2 पॉइंट्स के दिए हुए पेयर, 2 पेयर्स का पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास। फाइंड वेदर 2 लाइंस डिटरमाइंड बाय दिस पॉइंट, हमने ये बताना है कि इन पॉइंट से जो हमारे पास लाइंस बनेंगी वो पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं या कुछ भी नहीं है। तो हमने ये एक पेयर दिया हुआ है पॉइंट्स का, एक ये पेयर दिया हुआ है पॉइंट्स का, तो इन दोनों को यूज़ करते हुए हमने बताना है कि इनसे जो लाइन बनेगी इन दोनों पेयर से वो पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं या नॉन ऑफ दीज हैं। तो इसके लिए भी हमने सिंपल इनकी स्लोप मालूम करनी है, हम इसकी स्लोप मालूम करेंगे और इसकी स्लोप मालूम करेंगे, और अगर वो इक्वल आ गई तो ये दोनों लाइनें, इनसे जो दोनों लाइनें बनेंगी, इससे लाइन बनेगी, इससे लाइन बनेगी, वो हमारे पास पैरेलल होंगी। और अगर हमारे पास इन दोनों की स्लोप जो है आपस में इक्वल नहीं है, फिर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो मल्टीप्लाई करा के आंसर -1 दे देंगी, फिर वो परपेंडिकुलर होंगी। और अगर वो ना इक्वल आती हैं एक दूसरे के, ना वो एक दूसरे के मल्टीप्लाई करके -1 के इक्वल आती हैं, तो फिर वो ना पैरेलल होंगी ना वो परपेंडिकुलर होंगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 1 की तरफ। तो इसके लिए भी हमने स्लोप वाला तरीका लगाना है, चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 हमारे पास दिया हुआ है 1 -2 दिया हुआ है, और इसके साथ जो पेयर है वो ये दिया हुआ है, और साथ में दिया हुआ है 4,1 और इसके साथ दिया हुआ है -। तो पहले हम इन दोनों की स्लोप मालूम कर लेते हैं, उसको हम 1 का नाम दे लेते हैं। तो y2 - y1 करें तो वो +2 हो जाएगा, इसको x2 - x1 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 6/1 आ जाएगा, तो m1 की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। अब इन दोनों से जो स्लोप बनेगी वो मालूम करते हैं, वो m2 का नाम दे लेते हैं। तो y2 - y1 करेंगे और इसी तरह नीचे x2 - x1 करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 आ जाएगा माइनस का, तो -1/6 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ये हमारे पास m2 जो है वो हमारे पास -1/6 आया। तो अगर पैरेलल के लिए देखते हैं, सबसे पहले पैरेलल के लिए हमारे पास ये क्या होना चाहिए था, m1 = m2 होना चाहिए। तो क्या m1 m2 के इक्वल है, 6 = -1/6 है? नहीं, तो नॉट पैरेलल, ये पैरेलल नहीं है, नॉट पैरेलल, ठीक है। इस पॉइंट से जो लाइन बनेगी और इस पॉइंट से जो लाइन बनेगी वो आपस में पैरेलल नहीं होंगी। अब हम चलते हैं केस नंबर 2 की तरफ, परपेंडिकुलर के लिए। PER परपेंडिकुलर के लिए अगर दो स्लोप्स दी हुई हैं m1 और m2, और अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब है m1 को m2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 के इक्वल आंसर आना चाहिए। तो चेक करते हैं, m1 की वैल्यू क्या है, 6 है, m2 की वैल्यू क्या है, -1/6 है, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास -1 रह जाएगा, तो ये -1 है। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट से जो लाइन बनेगी और इस पॉइंट से जो लाइन बनेगी वो दोनों आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। सो लाइन्स बाय पॉइंट्स विल बी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो दूसरा केस हमारे पास बनता ही नहीं है, ठीक है, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर वाला केस बन गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है पार्ट नंबर 2 इसका देखते हैं दोबारा। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2 है, हमारे पास दिया हुआ है -3,4 6,2 और दूसरा पेयर दिया हुआ है 5,4,5 और -2, -7। इसकी स्लोप मालूम करते हैं, m1 का नाम दे लेते हैं, y2 - y1, नीचे करेंगे x2 - x1, तो ये +3 हो जाएगा, ऊपर -2 रह जाएगा और नीचे ये 9 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, इसको m1 का नाम दिया है, इस तरह इसको m2 का नाम दे लें, तो ये आएगा y2 - y1 और नीचे करेंगे x2 - x1, तो ये हमारे पास बन जाएगा -12 और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, -6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 1 = 6, 6 2 = 12, तो m2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 आ जाएगी और m1 की वैल्यू हमारे पास है -2/9।
जी तो दोनों की स्लोप आ गई, m1 की भी आ गई, m2 की आ गई। तो सबसे पहला केस देखते हैं पैरेलल वाला। क्या m1 जो है वो m2 के इक्वल है? अगर दो स्लोप m1 और m2 दोनों इक्वल हैं फिर वो पैरेलल होगी। तो m1 -2/3 है और -2/9 है और m2 2 है, तो ये आपस में इक्वल नहीं है, तो नॉट पैरेलल, तो ये पैरेलल नहीं है। अब परपेंडिकुलर वाला केस देखते हैं। परपेंडिकुलर के लिए m1 को मल्टीप्लाई करवाना है आपने m2 से और -1 के इक्वल आंसर आना है। तो क्या हम m1 को, m1 क्या है -2/9 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये तो -4/9 आ रहा है, तो ये डज़ नॉट इक्वल टू -1, ये -1 के इक्वल नहीं आया। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर भी नहीं है, नॉट परपेंडिकुलर। तो अगर वो पैरेलल भी नहीं है और वो परपेंडिकुलर भी नहीं है तो इसका मतलब ये है वो तीसरे वाला केस है, नोन है। ठीक है, नॉट पैरेलल एंड नॉट पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, ना वो पैरेलल है ना वो परपेंडिकुलर है। तो ये 5.2 का पार्ट नंबर 2 था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, तो इसमें हमने ये लिख लेना, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, हमने इक्वेशन मालूम करनी है द हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन की जो 7 - 9 इस पॉइंट में से गुजर रही है। फिर हमने मालूम करनी वर्टिकल लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जो इस पॉइंट से गुजर रही है। फिर हमने मालूम करनी है जो इसमें से गुजर रही है और उसकी स्लोप ये हो, और इसके बाद हमने मालूम करनी है जो इसमें से गुजर रही है और उसकी स्लोप 0, और फिर हमने मालूम करनी है जो इसमें से गुजर रही है और उसकी स्लोप अनडिफाइंड हो, और फिर हमने मालूम करनी जो इन दोनों पॉइंट से गुजर रही हो। उसके बाद हमने इक्वेशन मालूम करनी लाइन की जिसका y इंटरसेप्ट ये हो और उसकी स्लोप ये हो, और फिर हमने इक्वेशन मालूम करनी जिसका x इंटरसेप्ट ये हो और y इंटरसेप्ट और ये हो। ठीक है, x इंटरसेप्ट हमारे पास ये हो और स्लोप उसकी -4 हो, तो ये हमने इक्वेशन मालूम करनी है लाइन की। ठीक है, तो पहले बस पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के हॉरिजॉन्टल लाइन की हम इक्वेशन मालूम करते हैं जो इस पॉइंट से गुजर रही है। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1। जी क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1 है। सबसे पहले हमारे पास है हॉरिजॉन्टल लाइन हमने मालूम करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू 7, -9। आपने यहाँ पे एक बात याद रखनी है हमारे पास अगर एक लाइन है और जी तो हमारे पास अगर हम इसके हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, अब हमने एक लाइन मालूम करनी है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन हो, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे पास। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। जो भी वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइनें आ रही हैं वो सारे हमारे पास कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हमने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जो हॉरिजॉन्टल होगी और इस पॉइंट में से गुजर रही होगी, उस इक्वेशन की हमने लाइन मालूम करनी है, लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है। तो अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है, इफ़ आ लाइन इज़ हॉरिजॉन्टल, अगर हमारे पास कोई लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल हो तो उसकी जो स्लोप होती है वो हमारे पास 0 होती है। ठीक है, अब हमारे पास अगर स्लोप, अगर हमारे पास m हो, स्लोप हो और उसके साथ हमारे पास पॉइंट दिया हो तो हम जो है लाइन की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास क्या होती है, y - y1 इज़ इक्वल टू m इंटू x - x1। तो m हमारे पास क्या है वो 0 है और पॉइंट हमारे पास ये दिया हुआ है। ठीक है, तो पॉइंट हमारे पास है 7, -9, तो ये y आ जाएगा, ये y की ये x1 है, ये y1 है, तो y1 की जगह पे हमारे पास 9 आएगा, तो ये पॉजिटिव इसको कर देगा। m की वैल्यू हमारे पास क्या है वो 0 है और x एज इट इज़ आ जाएगा, और x1 की वैल्यू क्या हमारे पास 7 है। तो यहाँ पे पुट करेंगे, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही हो जाएगा, तो ये y + 9 आएगा। और यहाँ से हमारे पास ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y इज़ इक्वल टू -9। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी, ये हमारे पास इक्वेशन है उस लाइन की जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल है और किस पॉइंट से गुजर रही है, इस पॉइंट से गुजर रही है, इस वाले पॉइंट से गुजर रही है। ठीक है, तो y इज़ इक्वल टू -9, ये हमारे पास वो लाइन बनेगी। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे -1, -2, -3, -4, इस तरह यहाँ पे -9 जो आएगा उसमें से ये ऐसे लाइन पास कर रही है। ठीक है, और ये y एक्स एक्सिस के क्या है पैरेलल है और हॉरिजॉन्टल लाइन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 6 पार्ट बी हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन 6 है पार्ट नंबर बी है हमारे पास। अब हमने मालूम करना है द
वर्टिकल लाइन हमने मालूम करनी है, उस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जो वर्टिकल है और इस पॉइंट से गुजर रही है। तो अगर कोई इक्वेशन वर्टिकल है तो इसका मतलब ये है कि वो वाई एक्सिस के पैरेलल ऐसे है, और अगर कोई लाइन जो है, इफ़ लाइन इज़ वर्टिकल देन, अगर कोई लाइन जो है वो वर्टिकल होती है तो उसकी जो स्लोप होती है वो इन्फिनिटी होती है, इसको 1/0 भी हम कह सकते हैं। तो ये उसकी स्लोप आएगी। तो हमारे पास स्लोप आ गई, ये स्लोप आ गई और ये पॉइंट आ गया। तो यहाँ पे हम पॉइंट स्लोप फॉर्म दोबारा लगाएंगे, y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 की जगह पे 3 आ जाएगा, m की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 1/0, यहाँ पे x आ जाएगा, x1 की जगह पे -5 पुट करेंगे तो वो पॉजिटिव 5 आ जाएगा। 0 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो यहाँ से x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यहाँ से x इज़ इक्वल टू -5। ये वाली उस लाइन की इक्वेशन है जो इस पॉइंट से गुजर रही है और वर्टिकल है। बेसिकली यहाँ पे आएगा -1 -2 -3, यहाँ पे कोई -4 और यहाँ पे कोई -5 आएगा। ये वाली उस लाइन की इक्वेशन बनेगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर सी। हमने मालूम करनी है लाइन की इक्वेशन जो इस पॉइंट से गुजर रही है -6,5 थे और उसकी स्लोप क्या है वो 7 है। तो यहाँ पे सिंपल ये फार्मूला लगाएंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म का, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस 1। y1 की वैल्यू क्या है 5, m की जगह पे 7 आ जाएगा, x माइनस x1 की जगह पे 6 पुट करेंगे तो वो पॉजिटिव 6 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आ जाएगा 7x प्लस 42 y माइनस 5 इज़ इक्वल टू 7x प्लस 42। तो इन सारों को एक साइड पे ले जाते हैं, ठीक है, इन सब को उधर ले जाते हैं। तो ये आ जाएगा 7x प्लस ये इधर y आके माइनस का y हो जाएगा, और ये 42 है, इससे जाके 5 पॉजिटिव 5 हो जाएगा तो वो 47 हो जाएगा, प्लस 47 इज़ इक्वल टू 0। तो 7x माइनस वाई प्लस 47, ये हमारे पास उस लाइन की इक्वेशन आएगी जो इस पॉइंट से गुजर रही है और इसकी स्लोप क्या है 7 है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर डी। अब हमने लाइन मालूम करनी है, पॉइंट जो दिया हुआ है थ्रू कर रही है, गुजर रही है 8,-3 से, और उसकी जो स्लोप है वो हमारे पास 0 है, m इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, स्लोप 0 उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही फार्मूला लगाएंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो ये आ जाएगा y, यहाँ पे पॉजिटिव 3 आ जाएगा जब x1 की वैल्यू पुट करेंगे, m की जगह पे 0 आ जाएगा, x माइनस 8 आ जाएगा x1 की जगह। ठीक है, ये से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये वाली इक्वेशन बनेगी, या y इज इक्वल टू -3 भी आप कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है पार्ट नंबर ई, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर ई। थ्रू -8,5 और स्लोप उसकी क्या है अनडिफाइंड है। अगर वो स्लोप अनडिफाइंड है तो इसका मतलब क्या है, m हमारे पास क्या है इन्फिनिटी है। ठीक है, अगर हमारे पास उसकी स्लोप जो है वो अनडिफाइंड है तो उसकी स्लोप हमारे पास क्या है इन्फिनिटी है। सो m हमारे पास क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि अनडिफाइंड ये होता है। ठीक है, इसको हम 1/0 लिख सकते हैं। अब दोबारा पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस 5 आ जाएगा, और यहाँ पे m की जगह पे 1/0 आ जाएगा, x ऐसी चीज़ आ जाएगा, और x1 की जगह पे -8 पुट करेंगे तो पॉजिटिव 8 आ जाएगा। इधर नीचे 0 है, इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो x प्लस 8 ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, या x इज इक्वल टू -8 भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर f की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर f है, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर f। थ्रू, अब हमें दोनों पॉइंट दिए हुए हैं, स्लोप नहीं हमें दी, थ्रू -5 -3 एंड 9,-1। अब हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी स्लोप मालूम कर लेते हैं, फिर हम इसमें से एक पॉइंट का फॉर्मूला लगा के उसको मालूम कर सकते हैं। वैसे भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हम 2 पॉइंट फॉर्म वाली जो फॉर्म है वो हम उसको लगा के इसको हल करते हैं। जैसे ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो वो हमारे पास क्या होता था, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, और नीचे होता था, यहाँ पे होता था x माइनस x1। ये 2 पॉइंट फॉर्म है।
2 पॉइंट फॉर्म कि अगर हमें 2 पॉइंट दिए हुए तो उनसे हमने जो लाइन की इक्वेशन है वो कैसे निकालनी, ठीक है। वो होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 और x माइनस x1। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो ये पूरा m का फॉर्मूला है, तो y माइनस y1 इंटू m और इंटू x माइनस x1, इस तरह से भी ये हो सकता है। तो यहाँ पे इसको x1 y1 का नाम दिया, इसको x2 y2 का नाम दिया। ये y एज इट इज़ आ जाएगा। y1 की वैल्यू क्या है, -3 करेंगे तो ये +3 आ जाएगा। और यहाँ पे करेंगे y2 माइनस y1 करेंगे तो +3 आ जाएगा। 9 + 5 हो जाएगा जब x2 माइनस x1 करेंगे। और यहाँ पे हमने करना है x माइनस x1 की वैल्यू करेंगे तो +5 आ जाएगा। ये आ जाएगा y + 3, यहाँ पे आ जाएगा +2, ये ऐड होगा तो 14 आ जाएगा और x + 5 आ जाएगा। 2 1s are 2, 2 7s are 14। 7 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई आ जाएगा तो ये 7y + 7 3s are 21 और यहाँ पे हमारे पास 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो x + 5 आ जाएगा। इन सब को इस साइड पे लेके जाते हैं, इधर लेके आएंगे तो x इधर आके -5 हो जाएगा, ये माइनस का 21 हो जाएगा और -21 में से 5 जब जाएंगे तो -16 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये उस लाइन की इक्वेशन है जो इन दोनों पॉइंट से गुजर रही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, पार्ट नंबर H की तरफ चलते हैं, सॉरी पार्ट नंबर G की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर G में हमारे पास दिया हुआ है y इंटरसेप्ट दिया हुआ है। y इंटरसेप्ट हमारे पास है -7 और स्लोप उसकी क्या है -5 है। तो यहाँ पे हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगाएंगे तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है वो हमारे पास क्या होती थी, वो होती थी y इज इक्वल टू mx + c। ये m यहाँ पे स्लोप है और c जो है ये हमारे पास y इंटरसेप्ट है। तो ये y आ जाएगा, m की जगह पे हमारे पास -5 आ जाएगा, x एज इट इज़ आ जाएगा और 7 की जगह पे c की जगह पे -7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए। अगर आप इसको एक फॉर्म में लिखना चाहें तो वैसे भी लिख सकते हैं। इन सब को इधर लेके आए, एक साइड पे लेके आए तो ये इधर आके पॉजिटिव पहले एक्स वैल्यू लिख लेते हैं, फिर y वाली लिख लेते हैं, इधर आके +7 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास उसकी इक्वेशन बन जाएगी। इन सब को इधर ले आए। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर G। पार्ट नंबर G है हमारे पास, सॉरी G हमने अभी किया H पार्ट। H पार्ट में हमें दिया हुआ है x इंटरसेप्ट क्या दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है और y इंटरसेप्ट क्या दिया हुआ है, y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास हम 2 इंटरसेप्ट फॉर्म लगाएंगे। 2 इंटरसेप्ट दिए ना, x इंटरसेप्ट दिया और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है। पिछले में हमें एक इंटरसेप्ट दिया हुआ था सिर्फ y, तो इसमें हमें x इंटरसेप्ट दिया हुआ और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है। तो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म जो है हमारे पास लाइन लूम करने की वो क्या होती है, x/a + y/b इज इक्वल टू 1। ये a हमारे पास x इंटरसेप्ट है और ये जो b है ये हमारे पास y इंटरसेप्ट है। इसको एक लिख लें। सो x एज इट इज़ रहेगा, a हमारे पास क्या है -3 जिसे हम x इंटरसेप्ट कह रहे हैं, प्लस y, b हमारे पास y इंटरसेप्ट है तो इसकी जगह पे 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, दोनों तरफ -12 से मल्टीप्लाई करवा दें। तो -12 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी, 3 4s are 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4x पॉजिटिव के रह जाएंगे, यहाँ पे -3y आ जाएगा और यहाँ पे -12 आ जाएगा। इसको इधर लेके आएंगे तो 4x -3y + 12 इज इक्वल टू 0। तो ये उस लाइन की इक्वेशन है जिसका x इंटरसेप्ट क्या होगा -3 होगा और y इंटरसेप्ट क्या होगा 4 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 और पार्ट नंबर I। इसके अंदर हमें दिया हुआ है x इंटरसेप्ट दी हुई है वो हमारे पास -9 है और स्लोप हमारे पास जो दी हुई है वो हमारे पास -4 है, ठीक है। x इंटरसेप्ट दिया हुआ है और स्लोप हमें दी है। तो अगर इसका हमारे पास कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, अगर x इंटरसेप्ट दी हुई है तो इसका मतलब है कि उस पॉइंट के ऊपर जो y की वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी 0 होगी। तो इस हमारे पास जो -9 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास x इंटरसेप्ट ही है और ये हमारे पास स्लोप है। तो यहाँ पे सिंपल फार्मूला लगा दें, पॉइंट स्लोप वाला फार्मूला वो क्या होता है y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। तो y -0 आ जाएगा, m की जगह पे -4 आ जाएगा, ये x एज इज रहेगा और इसकी जगह पे +9 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -4x - 36। इन सब को इधर ले आए तो ये आ जाएगा 4x + y - +36 इज इक्वल टू
0। तो 4x + y + 36 = 0। ये हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी जिसका जो x इंटरसेप्ट है वो 9 है और स्लोप उसकी क्या है -4 है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमने इक्वेशन मालूम करनी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द ए एंड बी। इसको समझ लेते हैं पहले। हमारे पास ए और बी 2 पॉइंट हैं, इनको हमने मिलाया है। जब इन दोनों को हमने मिलाया है तो इनको जो बाइसेक्ट लाइन करेगी परपेंडिकुलर के तौर पे इन दोनों को मिलाएंगे और एक लाइन इनको परपेंडिकुलर ऊपर से नीचे बाइसेक्ट करेगी, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेगी। हमने उस इक्वेशन की उस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है, तो इसको समझते हैं और चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ये हमारे पास कोई पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारे पास बी है। इन दोनों को मिलाने से हमने एक इक्वेशन मालूम करनी है जो इसके क्या होगी बाइसेक्ट कर रही होगी। बाइसेक्ट का मतलब है जो इन दोनों को बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही होगी। तो कोई ऐसी लाइन आएगी जो इनको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहेगी और ये क्या होगी, ये वाली जो लाइन ऊपर आ रही है L1, इसकी हमने लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जो ए और बी को मिले हुए हैं, इनको बाइसेक्ट करे, 2 हिस्सों में डिवाइड करे और इन दोनों पॉइंट्स की क्या हो, जो लाइन बन रही है ये वाली ए बी की वजह से जो लाइन बन रही है इसके क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो ये हमने मालूम करनी। तो हम क्या करेंगे, पहले ए और बी का मिड पॉइंट मालूम करेंगे, तो ये दरमियान वाला पॉइंट आ जाएगा। फिर उस पॉइंट से परपेंडिकुलर जो लाइन आ रही है उसकी स्लोप मालूम करेंगे और ये पॉइंट मालूम कर लेंगे, तो वो लाइन आ जाएगी जो परपेंडिकुलर होगी और इनके मिड से गुजर रही होगी जो इनको बाइसेक्ट कर रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी तरफ चलते हैं और ये थोड़ा डबल स्क्रीन हो गया जी। तो हम इन दोनों का मिड पॉइंट पहले मालूम करते हैं और फिर इन दोनों की स्लोप मालूम करेंगे। और अगर इन दोनों की स्लोप हमें पता है तो क्या हम इस परपेंडिकुलर स्लोप मालूम कर सकते हैं? यस। हम क्या करेंगे, -1 ओवर इसकी स्लोप करेंगे तो वो उस लाइन की स्लोप आ जाएगी जो इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो स्लोप ये यूज़ हो जाएगी और मिड पॉइंट वाला पॉइंट हम लगाएंगे जो इन दोनों का मिड पॉइंट है और उसको बाइसेक्ट कर रही होगी। तो बाइसेक्ट का मिड पॉइंट हमें ये शो करवाएगा कि जो ऊपर लाइन इनके ऊपर आ रही है वो इन दोनों को मिड पॉइंट पे कट कर रही है, मतलब बाइसेक्ट कर रही है, 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है। और जब हम ए बी की स्लोप आ जाएगी और ऊपर वाली की स्लोप हम कैसे मालूम करेंगे, -1 ओवर इन दोनों की स्लोप ले लेंगे तो स्लोप वो परपेंडिकुलर लाइन की आ जाएगी, तो वो इससे गुजरेगी और उस लाइन की हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो इसको हल करते हैं। हमारे पास ए बी की जो वैल्यू दी है उनको पुट करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 3,5, बी की वैल्यू दी हुई है 9,8। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट मालूम करते हैं जो इसको बाइसेक्ट करेगा, 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा। तो हम इसको m का नाम दे लेते हैं मिड पॉइंट को। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला होता था। तो ये हमारे पास x1 y1, ये x2 y2। तो ये करेंगे 3 + 9 बाई 2 और ये आ जाएगा 5 + 8 बाई 2। मिड पॉइंट के फार्मूले में और स्लोप के फार्मूले में आपने फ़र्क रखना है। ठीक है, तो 9 + 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा जी। तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगाया हमने, x1 x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 y2 डिवाइडेड बाई 2। ये 12/2 आ जाएगा, ये 13/2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 6,13/2 रह जाएगा। अब हमने ये मिड पॉइंट मालूम कर लिया जिसने इस जो सेगमेंट था उसको बाइसेक्ट कर दिया, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब हमने इस जो पॉइंट थे इनकी स्लोप मालूम करनी है। इसकी स्लोप मालूम करेंगे तो y2 - y1 और डिवाइडेड बाय x2 - x1 करेंगे तो ये 3/6 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। अब ये वाली जो स्लोप है वो इस लाइन की आई है। अगर हमारे पास एक लाइन की स्लोप दी हो और हमने ऐसी लाइन की स्लोप मालूम करनी हो जो इस स्लोप के परपेंडिकुलर आ रही हो लाइन, मतलब ये लाइन थी, हमने इसकी स्लोप मालूम कर ली। हम एक ऐसी लाइन की स्लोप मालूम करना चाहते हैं जो इसके परपेंडिकुलर है, तो उसका आसान सा फार्मूला ये है कि आपने उस स्लोप को m2 का नाम देना है और -1 ओवर जो ये स्लोप मालूम की हुई थी इसको आपने लिख देना है। तो ये उस लाइन की स्लोप आएगी जो इस लाइन के परपेंडिकुलर आ रही होगी। ठीक है, तो m2 आ जाएगा। -1 ओवर m1 की वैल्यू क्या मालूम की, 1/2। तो यहाँ पे 1/2 पुट करेंगे, थर्ड बटे में जाएगा तो -2 पर चला जाएगा। तो m2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। अब हमने ये स्लोप परपेंडिकुलर वाली मालूम करनी है क्योंकि परपेंडिकुलर इस लाइन के ऊपर आना चाहिए और परपेंडिकुलर कैसा आना चाहिए, जो इन दोनों हिस्सों को डिवाइड करे। तो कौन सा पॉइंट इनको दोनों हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, 6,13/2। ये पॉइंट यूज़ करेंगे और स्लोप ये परपेंडिकुलर वाली -2 जो है उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे, y - y1 = m × x - x1।
तो एक्स ये पॉइंट हमारे पास वाई की वैल्यू 13/2 है, वो पुट की, स्लोप की जगह पे -2 पुट किया, और x माइनस x1 की जगह पे हमने 6 पुट किया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y माइनस 13 इज इक्वल टू -4x और +24 आ जाएंगे। ठीक है, इन सब को इस साइड पे लेके आएंगे तो 4x + 2y, ये माइनस का 13 और इधर आके -24 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -37 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास उस लाइन की इक्वेशन आई है जिसने इन दोनों पॉइंट को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू, जो इस पॉइंट से गुजर रही हो एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन हैविंग स्लोप। ये अब हमारे पास इस पॉइंट से गुजर रही हो और क्या हो, परपेंडिकुलर हो, जिसकी स्लोप -3/2 है। एक ऐसी लाइन है जिसकी स्लोप -3/2 है, हमने वो मालूम करनी जो इसके परपेंडिकुलर होगी और इस पॉइंट से गुजर रही होगी। तो हमें स्लोप यहाँ पे दी हुई है। पीछे पिछले क्वेश्चन में हमें ज़्यादा काम करना पड़ा, इसमें हमें उससे हाफ काम करना है। हमें स्लोप क्या दिया हुआ है, स्लोप हमें दी हुई है -3/2 और पॉइंट हमें दिया हुआ है -4, -6। तो हमने लाइन मालूम करनी है जो इस पॉइंट से गुजर रही हो और इस स्लोप के परपेंडिकुलर हो। तो इसको हम 1 का नाम दे लेते हैं। तो ये कौन सी स्लोप इसके परपेंडिकुलर होगी, वो कौन सी स्लोप होगी जो इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो अगर हमें m1 दिया और हमने m2 मालूम करना है, ये वो स्लोप आएगी जो इस स्लोप के परपेंडिकुलर आएगी। तो -1/m1 कर दे तो ये m2 आ जाएगा। -1/-3/2 करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल है, 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2/3 आ जाएगा। तो m2 जो रिक्वायर लाइन है जो हमने मालूम करनी है, उसकी जो स्लोप है वो 2/3 बनेगी। और पॉइंट हमारे पास क्या है, -4 -6। तो यहाँ पे पॉइंट स्लो फॉर्म लगाते हैं, y - y1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। m कौन सी वैल्यू यूज़ करेंगे, 2/3, तो ये आ जाएगा m की वैल्यू, और x - x1 करेंगे तो ये +4 आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करवा दे दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा 3y + 3 × 18, ये आ जाएगा 2x + 8। इन सब को उधर ले जाएँ तो ये आ जाएगा 2x - 3y -18 और +8 इज इक्वल टू 0। तो 2x - 3y इसको सॉल्व करेंगे तो -10 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास उस लाइन की इक्वेशन आई है जिसकी स्लोप जो है परपेंडिकुलर है इस स्लोप के और इस पॉइंट से गुजर रही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको इसके अच्छे तरीके से समझ आई होगी। 2x - 3y -10 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू -4 -6 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन हैविंग स्लोप। ये हमने भी कर लिया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू, जो इस पॉइंट से गुजर रही हो एंड पैरेलल टू द लाइन -24। तो अब हमने उस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जो इस पॉइंट से गुजर रही हो और पैरेलल इस स्लोप की हो। तो अगर एक लाइन जो है, एक स्लोप जो है, उसके पैरेलल स्लोप के हमने पॉइंट मालूम करना है तो उसकी भी स्लोप वही होगी। ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं। हमारे पास पॉइंट क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 है, पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है 11, -5 और स्लोप हमें दी हुई है -24। तो हमने इसके पैरेलल स्लोप में लाइन मालूम करनी है। तो अगर हमारे पास एक स्लोप दी हुई है और दूसरी लाइन की हमने इक्वेशन मालूम करनी है जो इसके पैरेलल है, तो उसकी भी स्लोप यही रहनी। तो यहाँ पे सिंपल आपने पॉइंट स्लोप फॉर्म लगानी, y - y1 इज इक्वल टू m × x - x1। तो ये आ जाएगा y1 की जगह पे आ जाएगा +5 इज इक्वल टू m की जगह पे क्या आएगा -24, क्योंकि पैरेलल लाइन मालूम करनी तो स्लोप यही रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा x - 11। तो यहाँ से सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर दें, y + 5 ये आ जाएगा -24x, और यहाँ पे जब आप 11 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास 24 से, वो हमारे पास बन जाएगा 264 + 264। तो इन सब पॉइंट्स को इधर ले आए तो ये आ जाएगा +24x + y, ये इधर आके माइनस का 264 हो जाएगा और प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे 24x + y -259 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास उस लाइन की इक्वेशन आ गई है जो इस पॉइंट से गुजर रही है और इसकी जो स्लोप है इस स्लोप के पैरेलल आएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। तो हमने इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में और नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का पहला पार्ट है 2x - 4y
प्लस 11 इज इक्वल टू 0, तो हमने इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वो हमारे पास क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1 की फॉर्म में लाना है। और नॉर्मल फॉर्म हमारे पास क्या होती है वो हम भी देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इसकी बात करें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो हमें यहाँ पे सिर्फ y चाहिए लेफ़्ट साइड पे, बाकी सारे नंबर्स को हमने उधर लेके जाना और y हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम y को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये 4y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 11 रह जाएगा। हमें सिर्फ y चाहिए। 4 से यहाँ पे दोनों तरफ 4 से डिवाइड करवा दें, 4 से डिवाइड कराएंगे तो यहाँ पे y रह जाएगा। यहाँ पे 2x ओवर 4 प्लस 11 ओवर 4, 2 1 are 2, 2 2 are 4, तो y इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस 11/4। तो ये हमारे पास पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगी। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये हमारे पास बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये है, हमने इसको टू इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके जाना है। तो ये हमारे पास क्या आती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। नाउ अब हम इसको किस में लेके जाते हैं, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके जाते हैं। टू इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके जाने के लिए एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी आना चाहिए। मतलब ऊपर सिर्फ एक्स हो और नीचे उसके कांस्टेंट आ रहा हो, फिर वाई और उसके नीचे कांस्टेंट और इज इक्वल टू 1 हो। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन दोबारा लिखनी है। 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो कांस्टेंट है इसको दूसरी साइड पे लेके जाना है। तो ये आ जाएगा 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -11, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अब यहाँ पे हमें 1 चाहिए क्योंकि यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए हमने दोनों तरफ -11 से डिवाइड करवाना है। तो -11 से डिवाइड कराएंगे तो ये 2x ओवर -11 और ये हमारे पास प्लस का हो जाएगा 4y और ये नीचे 11 रह जाएगा, इसका माइनस इसको पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1। अब हमें यहाँ पे सिर्फ ऊपर x चाहिए और ऊपर y चाहिए सिर्फ, तो 2 को नीचे लेके आएंगे तो ये x ओवर -11/2 प्लस y ओवर 11/4 इज इक्वल टू 1। तो ये 2 पॉइंट फॉर्म हो जाएगी, टू इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास हो जाएगी। एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। तो एक्स ओवर ये पूरा एक्स इंटरसेप्ट है प्लस वाई, 11 ओवर 4 हमारे पास वाई इंटरसेप्ट और इज इक्वल टू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमने इसको नॉर्मल फॉर्म में लेके जाना है। तो नॉर्मल फॉर्म में आपने, नॉर्मल फॉर्म के लिए आप क्या करेंगे, नाउ नॉर्मल फॉर्म के लिए इसको दोबारा लिखिए। 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जो इसको दूसरी साइड पे लेके जाएं, ये वाला जो 11 है इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये -11 आ जाएगा और यहाँ पे 2x माइनस 4y आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, x के साथ जो कोफिशिएंट पड़ा हुआ है और y के साथ जो कोफिशिएंट पड़ा हुआ है, तो x के साथ जो कोफिशिएंट पड़ा हुआ है उसका स्क्वायर करना है और y के साथ जो कोफिशिएंट पड़ा हुआ है उसका भी स्क्वायर करना है और उन दोनों का सम करके अंडर रूट ले लेना है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो 4 बनेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा, 16 बनेगा। तो 16 प्लस 4 करेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा, 20 बनेगा। यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ पे अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 4 प्लस 16, तो ये अंडर रूट 20 आ जाएगा। और इसको आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट 5 भी लिख सकते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 20 आ जाएगा, 4 को अंडर रूट से बाहर लेके आएंगे तो 2 रह जाएगा और अंडर रूट 5 आएगा। अब ये जो 2 अंडर रूट 5 आया है, इस नॉर्मल फॉर्म के लिए हम इसको सब के नीचे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2 अंडर रूट 5 और इधर भी आ जाएगा 2 अंडर रूट 5, ठीक है। और उसके साथ आपने यहाँ पे देखना है और यहाँ पे भी आ जाएगा 2 अंडर रूट 5। लेकिन आपने ये याद रखना है कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था। जब हमने नॉर्मल फॉर्म की थी तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह से बनाई थी हमने, ठीक है। और ये जो होता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इस पॉइंट के ऊपर और ये पॉजिटिव होता है, तो ये p होता है हमारे पास, ठीक है। तो इसको हमने पॉजिटिव करना है, इसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो यहाँ पे आ जाएगा x ओवर अंडर रूट 5 और यहाँ पे आ जाएगा 2y ओवर अंडर रूट 5 और माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे साथ, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगी, यहाँ पे प्लस आ जाएगी और यहाँ पे 11 2 अंडर रूट 5। ये हमारे पास अगर ये इक्वेशन दी हुई है तो ये उसकी क्या है, नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है। हमारे पास क्या आंसर है, -x ओवर अंडर रूट 5 प्लस 2y ओवर अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 11 ओवर 2 अंडर रूट 5। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 2 करते हैं। जितनी नॉर्मल फॉर्म हमारे पास थोड़ी सी आगे भी चलती है, इसको हम देखते हैं। अब हमारे पास क्या होती थी, उस नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास आता था a cos ऑफ अल्फ़ा
जी यहाँ पे हमारे पास एक्स आता था, एक्स कोज अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू पी। तो ये वाली जो पी है ये हमने मालूम कर लिया है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले जब भी नॉर्मल फॉर्म में करना है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाना है, एक्स के साथ और वाई के साथ जो कोफिशिएंट आ रहे हैं उनका स्क्वायर करना है, सम करना है और पूरी क्वेश्चन को उससे डिवाइड करवा देना। अगर ये नेगेटिव है तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव कर लेना, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है जो मैंने आपको अभी बताया। अब यहाँ पे हमने कोज अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा की वैल्यू भी मालूम करनी है, ठीक है। तो फिर हमारे पास ये नॉर्मल फॉर्म होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको देखें, जो हमारा ये इक्वेशन यही थी ना हमारे पास, इक्वेशन तो यही है हमारे पास, ये जो आ रही, इसका जो एक्स इंटरसेप्ट है वो हमारे पास ये आ रहा है। तो ये हमारे पास कोई सेकंड क्वाड्रेंट की फॉर्म में बन रही होगी। हमने इसकी शक्ल ऐसे बनाई तो ये ऐसे बनेगी बेसिकली, ऐसे ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, जो एक्स इंटरसेप्ट है वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लेते थे थ्योरी के अंदर हमने डिस्कस किया था, तो वहाँ पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है, तो ये डिस्टेंस अब इधर को आएगा, ठीक है। तो अभी हमने साइन अल्फ़ा और कोज अल्फ़ा की वैल्यू मालूम करनी है। साइन अल्फ़ा और कोज अल्फ़ा की वैल्यू मालूम करने के लिए उसके साथ हमने एक और चीज़ भी पढ़ी थी कि ये हमारे पास से जो कोज अल्फ़ा होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, जो एक्स के साथ कोफिशिएंट पड़ा है उसको आपने ऊपर रखना है, और ये जो आपने इनका स्क्वायर करके, इन दोनों कोफिशिएंट का स्क्वायर करके और उसका सम लिया था उसको आपने नीचे लिखना है। तो हमारे पास ये जो कोज अल्फ़ा है इसकी वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी, कोज अल्फ़ा हमारे पास किसके इक्वल होता है, जो एक्स के साथ कोफिशिएंट पड़ा है उसको ऊपर रखना है, और नीचे जो आपने ये निकाला था इन दोनों के कोफिशिएंट का सम करके स्क्वायर करके अंडर रूट जो लिया था उसको नीचे लिखना है। तो ये आ जाएगा 2√5। और इसी तरह अगर आपने साइन अल्फ़ा मालूम करना है तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू होगी जो वाई के साथ कोफिशिएंट पड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई के साथ क्या पड़ा हुआ, -4। तो ये -4 ऊपर रखेंगे और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 2√5, जो हमने वो सम करके स्क्वायर करके निकाला है, दोनों के नीचे लिखना है, ठीक है जी। तो यहाँ से 2 को 2 से कैंसिल कर दें, हमें अल्फ़ा चाहिए, तो कोज अल्फ़ा जो इधर आके कोज इन्वर्स आ जाएगा और 1/√5 आ जाएगा। तो जब कोज इन्वर्स 1/5 का आप लेंगे तो हमारे पास आएगा 63.45 डिग्री, ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी जी। तो ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये हमारे पास अल्फ़ा तो जो कहीं यहाँ पे आ रहा है, लेकिन हमारे पास जो ट्रायंगल बन रही है या एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को हम देखते हैं तो वो हमारे पास इस फॉर्म का बन रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास एंगल कहीं यहाँ पे आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो टोटल एंगल है ये हमारे पास कितना होता है, पाई या 180 होता है। तो 180 में से हम इस को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो एक्चुअल एंगल है अल्फ़ा का वो हमारे पास आ जाएगा। तो इसको करते हैं, या अल्फ़ा हमारे पास किसके को लाएगा, 180 माइनस 63.45 डिग्री। तो इसको आप करेंगे तो हमारे पास बाकी एंगल जो अल्फ़ा है वो हमारे पास 116.55 डिग्री ये हमारे पास आ जाएगा। तो नॉर्मल फॉर्म हमारे पास क्या एग्जैक्ट नॉर्मल फॉर्म हमारे पास क्या होती है, एक्स कोज अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू पी। तो पी हमने दूसरे फार्मूले से मालूम किया था, ये पड़ा हुआ 11/2√5। तो यहाँ पे आ जाएगा 11/2√5। यहाँ पे एक्स ऐसी चीज़ आ जाएगा और कोस साथ लिखेंगे, और यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पे 116.55 और प्लस वाई लिखेंगे, और यहाँ पे साइन लिखेंगे और अल्फ़ा की जगह पे ये वैल्यू लिख देंगे 116.55 डिग्री। तो ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मैं इसकी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं इसके पार्ट नेक्स्ट की तरफ जी। -2 इज़ इक्वल टू 0। तो हमने सबसे पहले इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके जाना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो उसमें लेके जाएंगे तो हमें पता है स्लोप इंटरसेप्ट होती है y इज़ इक्वल टू mx प्लस c। तो इस साइड पे हमें सिर्फ y चाहिए, इन सब को उधर लेके जाए तो ये आ जाएगा 7y इधर रहेगा, यहाँ पे -4x -2 आ जाएगा। तो हमें सिर्फ y चाहिए, तो y से 7 से डिवाइड कराएंगे तो यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ पे -4/7x -2/7 ये हमारे पास आ जाएगा। ये सॉरी -2 है तो इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास m की जो वैल्यू है वो -4/7 है, और c जो y इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू है 2/7। तो ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। अब हम चलते हैं 2 इंटरसेप्ट फॉर्म की तरफ। 2 इंटरसेप्ट फॉर्म वो हमारे पास क्या होती है, x/a प्लस y/b इज़ इक्वल टू 1। इक्वेशन को दोबारा लिखें, 4x प्लस 7y -2 इज़ इक्वल टू 0। सबसे पहले कांस्टेंट को उधर लेके जाएंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4x प्लस 7y रह जाएगा, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करवा दें तो यहाँ पे 2x प्लस 7/2y इज़ इक्वल टू 1 रह जाएगा। तो ऊपर सिर्फ हमें x चाहिए, ऊपर x चाहिए तो नीचे 2 लेके आएंगे तो ये 1/2 बन जाएगा, प्लस
ये हमारे पास ऊपर y रहना चाहिए, ये नीचे 2 पड़ा, 7 को इसके नीचे लेके आएंगे तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू 1। तो x के नीचे x इंटरसेप्ट आ गया प्लस y के नीचे y इंटरसेप्ट आ गया इज इक्वल टू 1। जो x इंटरसेप्ट है वो हमारा 1/2 है और जो y इंटरसेप्ट है वो 2/7 है। तो अब पार्ट नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। वहाँ पे हमने मालूम करना था नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म हमने मालूम करनी है इसकी, तो इसको एक बार दोबारा लिख लेते हैं। प्लस 7y इज इक्वल टू -2। नॉर्मल फॉर्म के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने ये इक्वेशन लिखनी है और जो कांस्टेंट है उसको दूसरी साइड पे लेके जाना, तो ये +2 हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना होता है, x और y के साथ जो कोफिशिएंट आ रहे हैं इनका स्केयर करना है और उनका सम करके अंडर रूट ले लेना है। तो ये आ जाएगा 4 का स्केयर प्लस 7 का स्केयर, ये अंडर रूट आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 16 + 49 आ जाएगा हमारे पास। 16 + 49 करें हमारे पास आंसर आएगा 65। तो 65 का अंडर रूट आ जाएगा। तो ये 65 जो है इसको दोनों तरफ डिवाइड करवा दें, तो ये आ जाएगा 4x + 7y 2/65 और यहाँ पे भी हमारे पास 65 आ जाएगा और यहाँ पे भी 65 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये हमारा p है, ये हमारा p है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें x इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है और y इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा और ये हमारे पास p आ गया। बेसिकली हमने ये मालूम करना है x cos अल्फ़ा + y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू p। तो ये p हमने मालूम कर लिया। अब cos अल्फ़ा और sin अल्फ़ा की हमने वैल्यू मालूम करनी है। तो cos अल्फ़ा की वैल्यू आप कैसे मालूम कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। cos अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास ये sin, दोनों में से किसी एक को यूज़ करते हैं हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी, चाहे cos को यूज़ कर लें चाहे sin को यूज़ कर लें। तो cos अल्फ़ा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, जो x के साथ पड़ा हुआ उसको ऊपर रखें और ये जो आपने सम करके स्केयर किया है इसको नीचे रख दें, √65। तो अल्फ़ा को इधर रहने दें, cos इनवर्स इधर आ जाएगा, तो 4/√65। तो जब 4/√65 आप लेंगे उसका आंसर हमारे पास आएगा 60.26 डिग्री। ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस अल्फ़ा की वैल्यू को इन दोनों जगह पे पुट कर दें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये जो अल्फ़ा है इसको यहाँ पे पुट करें, x cos 60 डिग्री 26 डिग्री 60.26 डिग्री प्लस y sin 60.26 डिग्री इज इक्वल टू p की वैल्यू क्या थी 2/65 2/65। तो ये हमारे पास उसकी नॉर्मल फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इसके चलते हैं पार्ट नंबर सी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर सी पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है 15y - 8x + 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मालूम करनी है, वो हमारे पास होती है y इज इक्वल टू mx + c। हमें यहाँ पे y चाहिए, बाकी सब को उधर लेके जाएंगे। तो यहाँ पे 15y आ जाएगा, ये 8x - 3 आ जाएगा। y से डिवाइड करवाएंगे 15 को दोनों तरफ से, तो यहाँ पे अकेला y रह जाएगा 8/15 - 3/15। तो 3 1 are 3 3 5 are 15। तो y इज इक्वल टू 8/15, इसके साथ x आ जाएगा और -1/5। ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाएगी, जिसके अंदर m हमारे पास ये है और ये c है हमारे पास y इंटरसेप्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं, हमने इसको कन्वर्ट करना था 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो अब हम 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में चलते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, इक्वेशन को दोबारा लिखना है और जो कांस्टेंट है उसको दूसरी साइड पे लेके जाना है। ये आ गया 15y - 8x। अब उसके बाद हमने यहाँ पे 1 करना था, क्योंकि 2 इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x/a + y/b इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमें 1 चाहिए, तो दोनों तरफ -3 से डिवाइड कराएंगे। तो यहाँ पे जब आप -3 से डिवाइड कराएंगे तो ये आ जाएगा -15y/3। यहाँ पे प्लस आ जाएगा 8x/3 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने इसको कन्वर्ट करना है सिंपली। 3 1 are 3 3 5 are 15। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -5y + 8/3 इंटू x इज इक्वल टू 1। तो x वाली टर्म को पहले लिख लेते हैं और y वाली को बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x, ये नीचे 3 है तो 8 इसके नीचे आ जाएगा, -y आ जाएगा और ये 1/5 इज इक्वल टू 1। 5 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा, 8 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा। तो ये x के नीचे x इंटरसेप्ट, y के नीचे y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव करना चाहते हो तो यहाँ पे पॉजिटिव कर लें और माइनस इसके साथ ले जाएं, ठीक है, ताकि यहाँ पे पॉजिटिव हो जाए और हमारी जो ओरिजिनल शक्ल है उसके साथ ये मैच कर जाए। नेक्स्ट हमने जाना नॉर्मल फॉर्म की तरफ।
नॉर्मल फॉर्म के लिए आपने इक्वेशन को दोबारा लिखना है 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। उसके बाद 3 को दूसरी साइड पे लेके जाना है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा सॉरी, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 15y माइनस 8x। उसके बाद आपने क्या करना था, x और y के साथ जो आ रहा है उसको आपने, ठीक है, x और y के साथ जो आ रहा है उनका स्केयर करना है और उनका अंडर रूट लेना है सम करके। तो ये आ जाएगा 15 का स्केयर प्लस 8 का स्केयर और इनका अंडर रूट लेना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 8 का स्केयर और 15 का स्केयर, तो ये हमारे पास 15 का जो स्केयर है वो हमारे पास 225 प्लस 64 बन जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 289 आ जाएगा, 289। अब 289 अंडर रूट से इस पूरी इक्वेशन को 1 को डिवाइड कर दें, डिवाइड 1 बाय अंडर रूट 289, तो ये हमारे पास बन जाएगा 15y ओवर 289 अंडर रूट प्लस सॉरी माइनस 8x ओवर 289 और इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 289। अब मैंने आपको बताया था कि ये हमारा p होता है और ये पॉजिटिव होता है, तो इसके साथ तो माइनस आ रही, तो हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स वाली टर्म को पहले लिख रहा हूँ 8x ओवर 289 माइनस 15y ओवर 289 ऊपर अंडर रूट और 3 ओवर 289, ये आ जाएगा, ये हमारा p है। और नॉर्मल फॉर्म हमारे पास क्या होती थी, x कोस अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू p। तो p हमने मालूम कर लिया, अब कोस अल्फ़ा हमने मालूम करना है। तो कोस अल्फ़ा या साइन अल्फ़ा हमारे पास किसके इक्वल होता है, कोस अल्फ़ा हमारे पास किसके इक्वल होता था, जो x के साथ कोएफिशिएंट पड़ा हुआ है हमारे पास वो -8 ओवर जो हमारे पास ये जो आपने लगाया है इसके इक्वल होता है। ठीक है, हमें अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, तो अल्फ़ा को इधर रहने दें, कोस इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो कोस इन्वर्स -8 ओवर 289, ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी जी। तो ये अंडर रूट 289 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 17 के इक्वल आता है, तो हमने इधर भी 17 और इधर भी 17 कर लिया। अब हमारे पास जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो हमारे पास इसके इक्वल था, 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हमारे पास बन जाता है 8x माइनस 15y, और इधर -3 आएगा, उसको उधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव 3 आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे जो कोस अल्फ़ा होता है वो किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास होता है कोएफिशिएंट ऑफ x और डिवाइडेड बाय जो हमने इन दोनों कोएफिशिएंट का स्केयर करके सम करके अंडर रूट लिया था उसको डिवाइड करवाना है इस पर, तो 8 ओवर 17 आ जाएगा। और इसी तरह से हमारे पास अगर आप यहाँ पे गौर करते हैं तो अगर हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को देखते हैं तो यहाँ पे ये देखें, अगर हम यहाँ पे देखें अल्फ़ा की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा कोस इनवर्स 8 ओवर 17। तो 8 डिवाइडेड बाय 17 करेंगे, 8 डिवाइडेड बाय 17 करेंगे तो उसका आंसर ये आता है 0.47। और अगर हम इसका कोस इनवर्स लेते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास 61.92 आता है, 61.92। लेकिन अगर आप इसके साथ x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को देखते हैं तो x इंटरसेप्ट हमारे पास ये जो है x के नीचे x इंटरसेप्ट है ये पॉजिटिव है और y के नीचे y इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है जहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव हो और y की वैल्यू नेगेटिव हो, तो वो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है ये वाला। ठीक है, और यहाँ से कोई p ये वाला आएगा जिसकी वैल्यू हमने 3 ओवर 17 निकाली है। ठीक है, तो ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है, लेकिन हमारे पास एंगल के मुताबिक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है, हमने किसी तरह इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके आना है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाने के लिए आप क्या करेंगे, जो एक्चुअल अल्फ़ा हमारे पास बनेगा यहाँ पे 0, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 270 और फिर दोबारा यहाँ पे 360। तो 360 में से हम इस अल्फ़ा को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा ये। तो 360 डिग्री माइनस 61.92 इसको आप करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 360 माइनस 61.92, इसको आप सोल्व करेंगे तो 298.08, तो हम इसको अप्रोक्सीमेट 298 भी लिख सकते हैं। तो 298 हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। तो x इंटू कोस अल्फ़ा प्लस y इंटू साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू p। तो x की जगह पे x आ जाएगा, कोस अल्फ़ा की जगह पे 298 प्लस y साइन अल्फ़ा की जगह पे 298 आ जाएगा और p की जगह पे हमारे पास 3 ओवर 17। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन की नॉर्मल फॉर्म आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी।
जी नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 11, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक द वेदर टू लाइंस आर पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर है या नॉट पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर। तो हमें दो लाइनें दी हुई, ये दिया हुआ और ये दिया हुआ है। हमने बताना है क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल है, क्या ये दोनों परपेंडिकुलर है, या दोनों पैरेलल भी नहीं है परपेंडिकुलर भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। जी तो हमने ये लाइन 1 लिख ली है, इसको L1 का नाम दे लेते हैं, इसको L2 का नाम दे लेते हैं। तो हम यहाँ पे स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, हम इसकी स्लोप निकालेंगे और इसकी स्लोप निकालेंगे। अगर स्लोप्स इक्वल होंगी दोनों की तो पैरेलल होंगी लाइनें, और अगर दोनों की स्लोप मल्टीप्लाई करके -1 आंसर देंगे तो वो फिर परपेंडिकुलर होंगी। और अगर ना दोनों की स्लोप इक्वल हो, ना मल्टीप्लाई करके -1 देंगे तो फिर वो नॉट परपेंडिकुलर नॉट पैरेलल आएंगी। तो यहाँ पर हम स्लोप ऑफ लाइन 1 निकालते हैं। उसके लिए हमारे पास क्या करते हैं, हम इसको स्लोप निकालने का डायरेक्ट फार्मूला होता है हमारे पास। अगर पहला कोएफिशिएंट x का है, दूसरा y का है, फिर कांस्टेंट और इक्वल टू 0 पड़ा है, तो यहाँ पे हम इसको करते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। इस तरह से आप डायरेक्ट अगर आपको लाइन दी हुई है तो आप उसका ही स्लोप निकाल सकते हैं। तो माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ x हमारे पास क्या है, वो 2 है, और कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है, वो हमारे पास 1 है, तो इज इक्वल टू -2। तो जो लाइन 1 है उसकी स्लोप हमारे पास क्या आएगी, -2 आएगी। इसी तरह स्लोप ऑफ L2 हमारे पास क्या आएगी, माइनस करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x हमारे पास 4 है, कोएफिशिएंट ऑफ y हमारे पास 2 है, ये कट जाएगा तो ये -2 आ जाएगी। तो ये M1 स्लोप है पहली बार लाइन की, ये M2 स्लोप है दूसरी लाइन की। तो हमारे पास सो M1 इज़ इक्वल टू M2। सो स्लोप दोनों की इक्वल आ गई, लाइन्स क्या आ जाएंगी, लाइन्स क्या हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, लाइन हमारे पास क्या हो जाएंगी, पैरेलल चलते हैं हो जाएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर B। उसमें हमारे पास दिया हुआ है 3y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 5। इसको पहले रीअरेंज कर लेते हैं। तो 2x को इधर रहने देते हैं, ये 3 आके इधर माइनस का y हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। हम -3 को पॉजिटिव 3y को इधर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास लाइन 1 की इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी। जो दूसरी इक्वेशन दी हुई है इसके लिए वो दिया हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0। इसको लाइन 2 दे लेते हैं। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन 1 की आप निकालेंगे, उसको M1 का नाम दे देते हैं, और वो क्या होगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। तो ये इसे काट जाएगा, ये 2/3 आ जाएगी। M1 हमारे पास 2/3 आ गई। अब स्लोप ऑफ L2 जब आप निकालेंगे उसको M2 का नाम दे देंगे, और कैसे निकालेंगे, माइनस फार्मूले का, उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ x वो हमारे पास 3 है, और कोएफिशिएंट ऑफ y नीचे कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा -3/2। ये M1 है और ये M2 है। इनका अगर हम सॉल्व करें और आंसर अगर -1 आ गया तो फिर ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। M1 की जगह पे M1 की वैल्यू लिख दे, और M2 की जगह पे M2 की वैल्यू लिख दे। ठीक है, 3 1 3 3 1 3 2 1 2 2 1 2। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, -1 आएगा। सो L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे। 11 का B पार्ट हमने किया, अब 11 का C पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, पार्ट नंबर C है। पहली लाइन की इक्वेशन दी हुई है 4y प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, L1 है, और दूसरी है x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये L2 है। तो स्लोप ऑफ लाइन 1 वो हमारे पास क्या आएगी, उसको हम 1 का नाम दे देते हैं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x 2 कोएफिशिएंट ऑफ y डिवाइड कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 आ जाएगी। ये लाइन 1 की स्लोप आ गई। इसी तरह स्लोप ऑफ L2 इसको M2 का नाम दे देते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, माइनस लगाएंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y करेंगे तो वो -2 है, तो यहाँ पे लगाएंगे, इससे काट जाएगा तो ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या M1 जो है वो M2 के बराबर है, नहीं ये बराबर नहीं है, तो नॉट पैरेलल, ये पैरेलल नहीं है। अब हम चेक करते हैं कि M1 और M2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये पहला केस चेक किया, अब दूसरा चेक करते हैं, M1 और M2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, -1/2 1/2, तो ये तो आ जाएगा -1/4, और ये -1 के इक्वल नहीं आया। सो L1 एंड L2 आर नॉट परपेंडिकुलर। अगर वो ना पैरेलल है ना वो परपेंडिकुलर है, देन हमारे पास जो L1 है और L2 जो है नॉट पैरेलल होंगी और नॉट क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, या नॉर भी लिख सकते हैं आप, ना परपेंडिकुलर ना वो पैरेलल होंगी। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर C था। नेक्स्ट हमारे पास फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू, इस पॉइंट से गुजर रही है, एंड पैरेलल टू द
लाइन। अब हमारे पास एक इक्वेशन हमने मालूम करनी जो इस पॉइंट से गुजर रही हो और इस लाइन के पैरेलल हो। अगर इस लाइन के पैरेलल है और इस पॉइंट से गुजर रही तो इसका मतलब जो स्लोप इस लाइन की है, जो इसके पैरेलल लाइन गुजर रही है उसकी भी स्लोप वही होगी, क्योंकि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम स्लोप निकालेंगे और ये पॉइंट यूज़ करके उसका आंसर निकाल देते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है। पॉइंट हमारे पास क्या दिया हुआ है, -4,7 दिया हुआ है और लाइन हमारे पास क्या दी हुई है, वो दी हुई है 2x - 7y + 4 = 0। इस लाइन के पैरेलल हमने लाइन मालूम करनी जो इस पॉइंट से गुजर रही हो। तो जो स्लोप इसकी होगी उस लाइन की भी वही स्लोप होगी, क्योंकि अगर लाइनें पैरेलल है तो उनकी स्लोपें सेम होती है, स्लोप सेम होती है। तो अगर हमने इसकी स्लोप निकालनी है, उसको m1 का नाम दे देते तो वो क्या आएगी, वो आएगी माइनस, अगर लाइन दी हो तो उसकी स्लोप कैसे निकालते हैं, माइनस, इन सारों को एक साइड पर लिख के माइनस लगाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ x वो 2 है, माइनस डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y वो -7, तो ये से काट जाएगा। तो 2/7 जो है इस लाइन की स्लोप आई है, और जो उस लाइन हमने मालूम करनी है उसको m2 का नाम दे लेते हैं, उसकी भी स्लोप क्या आएगी, 2/7 ही आएगी, क्योंकि हम दोनों की ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं तो इनकी स्लोप से सेम आएगी। तो यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाते हैं, y - y1 = m × x - x1। तो y - y1 की वैल्यू क्या है, 7 है, m की वैल्यू क्या है, 2/7 है, और x एज इट इज़ आ जाएगा, x1 की जगह पे -4 पुट करेंगे तो ये +4 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 7y - 49 = 2x + 8, और अब इन सब को उधर ले जाएं तो ये आ जाएगा 2x - 7y + 8 + 49 = 0। तो ये हमारे पास 2x - 7y और ये हमारे पास 57 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2x - 7y + 257 = 0, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जी। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास दिया हुआ है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन, हमने इस इक्वेशन की लाइन मालूम करनी है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ दिस। तो ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। अब इसके परपेंडिकुलर मालूम करना है, इसका मतलब ये है कि ये दो पॉइंट हैं, इनसे एक जो लाइन बन रही है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन आनी है जो इस पॉइंट से गुजरी, वो हमने मालूम करनी है। तो हम क्या करते हैं, इनसे स्लोप निकाल लेते हैं, जो इसकी स्लोप आएगी इसके परपेंडिकुलर हमने लाइन मालूम करनी है, तो इसकी परपेंडिकुलर स्लोप लेंगे बाद में और ये पॉइंट यूज़ कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास जो पॉइंट दिया हुआ है वो हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है 5, -8, और जिस पॉइंट से वो लाइन गुजर रही है जो इसके परपेंडिकुलर है वो ये वाले हैं। तो पहले इनकी स्लोप मालूम करते हैं। स्लोप क्या आएगी, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो ये हमारे पास आ जाएंगे 15, और इसको सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएंगे 25, 5 3s are 15, 5 5s are 25, तो 3/5 ये हमारे पास m1 आ गया। m1 हमारे पास 3/5 आ गया। अब हमने जो लाइन मालूम करनी है वो इस लाइन से जो लाइन बनेगी इसके परपेंडिकुलर मालूम करनी। तो परपेंडिकुलर स्लोप कैसे मालूम करेंगे, यहाँ पे m2 लगाएंगे, माइनस लगाएंगे और नीचे m1 कर देंगे। जो स्लोप ली हुई है उसका -1 ओवर करेंगे तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप आ जाएगी, ये m2 आ जाएगा, और ये -1/3/5 आएगा, 5 ऊपर चला जाएगा तो -5/3। ये हमारे पास वो लाइन आ गई है जो हमने परपेंडिकुलर मालूम करनी है, उसकी स्लोप ये है और पॉइंट हमारे पास ये वाला है। तो यहाँ पे m हमारे पास जो हमने यूज़ करना है वो m2 है, -5/3, ये हमारे पास उसकी लाइन आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास उसकी स्लोप क्या आई है, 1 मिनट शायद कोई गलती होगी, m2 -15 18 हमारे पास फॉर्मूले में शायद गलती होगी। जी हमारे पास 10 - 15 7 + 8 15 और ठीक है।
तो ये हमारे पास m2 की वैल्यू -5/3 आ गई। तो यहाँ पे हम पॉइंट स्लो फॉर्म निकालते हैं। यहाँ पे आएगा y -y1 करेंगे तो +8, क्योंकि ये इस पॉइंट से गुजरी। अब ये हमारा x1 y1 हो जाएगा। यहाँ पे m की वैल्यू लिखेंगे -5/3 और यहाँ पे x -x1 करेंगे तो ये -5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3y प्लस 8 3 24 इज़ इक्वल टू -5x प्लस 25। इन सबको इधर लेके आएंगे तो ये 5x आ जाएगा प्लस 3y प्लस 24 और -25 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बनेगा 5x प्लस 3y। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरा बेटा हमारी एक्सरसाइज 7.2 मुकम्मल होती है। अगर आपका इसके रिलेटेड फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप उसको पूछिएगा, इंशाल्लाह उसको क्लियर किया जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।